ठीक है, तो पिछले एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हो चुका है, क्लियर। वहां से आगे बढ़ेंगे, ज्यादा और कुछ तुम्हारे कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं वो सीधा सीधा फैक्ट है, मोस्टली चीजों को तुमको रट्टा मारना है, जितना हो सके यहीं पे याद कर लो, ठीक। बचे कुचे को फिर घर के लिए पैक कर लेना, क्लियर। चलो भाई ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो पहले, क्योंकि हम लोग उसमें से एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में से जो एम्ब्रियो बनने वाला है, ठीक, जो कि दो टाइप से और हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे, एक हो जाएगा मोनोकॉट, एक हो जाएगा डाइकॉट, क्लियर। तो मोनो, अगर बुक में देखोगे तो वहां पे एक और डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें कि तुम्हारा एक डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में मतलब कि ड्रॉ किया हुआ है, ठीक। उसमें एक डाइकोट एम्ब्रियो को ड्रॉ किया हुआ है लास्ट में, जिसको कि हम लोगों ने कल नहीं बनाया था, ठीक है, क्योंकि हम लोग को दोनों को ही सेपरेटली एक बार देखना ही है, इसी वजह से इसको यहीं पे देख लो। डायग्राम अगर बनाने का इच्छा हो तो देख करके बना लेना, क्योंकि मैं उसको ड्रॉ करके नहीं इमेज से बता रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि फैक्ट है, याद ही रखना है, बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं वहां पे। तो चलो हेडिंग लगा लो भाई, मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियोज। पार्ट्स के नाम तुमको बस याद रखने हैं, ठीक, उसके लेबलिंग बस तुमको ध्यान बिठा करके रखना है, सारे पार्ट्स के नाम तुमको याद रहने चाहिए। ठीक, तो ये होता है, एक सेकंड, ये हो जाएगा तुम्हारे दो टाइप के एम्ब्रियो, ये हो जाएगा तुम्हारा मोनोकॉट एम्ब्रियो, ये हो जाएगा डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट बोलने का मतलब उसमें दो कॉटिलिडन्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें से दो कॉटिलिडन्स तुमको दिख रहे होंगे, एक ये, और इसमें एक सिंगल कॉटिलिडन होता है जो कि यहाँ से ये निकल करके बाहर आया हुआ है, इसको स्कैट्यूलम बोलते हैं, ठीक है। हालांकि उसको देखेंगे, पहले डाइकॉट एम्ब्रियो को पहले पूरा अच्छे से दिमाग में बिठाओ, ध्यान से समझो। यहाँ अगर बीच में देखोगे, यहाँ पे एक तुमको एक इमेजिनरी लाइन खींच सकते हैं, क्लियर, यहां से एक इमेजिनरी लाइन खींच सकते हैं। तो इमेजिनरी लाइन जो है इसको हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ कॉटिलिडन, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ कॉटिलिडन, क्लियर, लेवल ऑफ कॉटिलिडन। यहां से इसके ऊपर वाले पार्ट को, इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल, क्लियर, ये यहां से ऊपर को बोला जाएगा एपिकोटाइल, क्लियर। और नीचे वाले पार्ट को यहाँ से जो है इसको बोलते हैं हाइपो, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, नीचे वाले पार्ट को लिखा हुआ है यहाँ पे हाइपोकोटाइल, क्लियर। ऊपर को बोलेंगे एपिकोटाइल, नीचे को बोल रहा है हाइपोकोटाइल। अब ध्यान से समझो, इसको अभी छोड़ो, ये जो है ये दो कॉटिलिडन्स है, क्लियर, ये जो दो इधर बाहर निकले हुए हैं ये दो कॉटिलिडन्स है, हाइपोकोटाइल हो गया। इसके नीचे में आता है रेडिकल, क्लियर। ऊपर में जो एपिकोटाइल है उस वाले पार्ट को वहां पे तुम्हारा प्रेजेंट होगा प्लूम्यूल, क्लियर है। तो ऊपर में प्लूम्यूल कहाँ पे है बोलने से, एपिकोटाइल में, ठीक है। हाइपोकोटाइल में आओगे यहाँ पे तुमको मिलेगा रेडिकल, और रेडिकल को बाहर से कवरिंग रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैप, रूट कैप, क्लियर। अब रेडिकल जो है यहाँ से तुम्हारा रूट जनरेट होने वाला होगा, और प्लूम्यूल जो है यहाँ से तुम्हारा शूट जनरेट होने वाला होगा। इतना समझ में आ गया, क्लियर, बस इतना ही है तुम्हारे डाइकॉट के लिए। तो इसके पार्ट्स तुमको याद रखने हैं, सीक्वेंस में याद रखोगे तो एक एक चीज तुम्हारे ब्रेन में बैठा रहेगा, नहीं तो फिर दिमाग से उतर जाएगी कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है, क्लियर। उसको सबसे पहले तो एक्सिस बना लो, उसके ऊपर वाले पार्ट को बोला जाएगा एपिकोटाइल, नीचे वाले पार्ट को बोला जाएगा हाइपोकोटाइल, क्लियर। एपिकोटाइल में प्रेजेंट होता है प्लूम्यूल जहां से कि शूट निकलता है, हाइपोकोटाइल में प्रेजेंट होता है रेडिकल जहां से रूट निकलता है। वहीं पे तुमको और आगे में रूट कैप देखने के लिए मिलने वाला है, उस साइड में जाओगे तो वहां पे तुमको दो कॉटिलिडन्स देखने के लिए मिल जाएगा। याद हुआ, याद हो गया, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल में प्लूम्यूल, नीचे हाइपोकोटाइल में रेडिकल, रेडिकल से रूट, प्लूम्यूल से शूट, रूट का रूट कैप होता है तो नीचे में रूट कैप बना लो, उस साइड में दो कॉटिलिडन्स, कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डाइकॉट के लिए। डाइकॉट के बाद जब हम लोग मोनोकॉट पे उतरते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा एक जो कॉटिलिडन होता है ये डिजनरेट या फिर खत्म हो जाता है, क्लियर। तो जो डिजनरेट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिब्लास्ट। यहाँ पे एक दिख रहा होगा एपिब्लास्ट छोटा सा, ये वही सेकंड कॉटिलिडन है जो कि डेवलप नहीं किया हुआ रहेगा या फिर डिजनरेट हो गया रहेगा, क्लियर है ये। यहाँ पे तुमको एक कॉटिलिडन देखने के लिए मिलेगा, इसको बोलते हैं स्कैट्यूलम, सॉरी स्क्यूटेलम, क्लियर, इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम,
क्लियर है? तो एक सिंगल कोटिलेडन जिसको कि बोला जा रहा है स्क्यूटेलम। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे जो शूट अपेक्स लिखा हुआ है ना, तो शूट अपेक्स बोलने का मतलब वही तुम्हारा प्लूम्यूल है, समझ लो। क्लियर? और नीचे में यहाँ पे क्या मिल जाएगा? रेडिकल। प्लूम्यूल का एक कवरिंग होता है, मोनोकॉट्स में प्लूम्यूल का एक कवरिंग होता है, उस कवरिंग को बोला जाता है कोलियोप्टाइल। क्लियर? और रेडिकल का जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है? रेडिकल का जो कवरिंग होगा उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है? और प्लूम्यूल का जो कवरिंग होगा उसको कोलियोप्टाइल। ठीक? और जो इसमें से सिंगल कोटिलेडन निकल करके आया हुआ है वो अरे सिंगल कोटिलेडन स्क्यूटेलम। ठीक है? वो स्क्यूटेलम हो जाएगा। उसके बाद कोलियोप्टाइल, शूट अपेक्स बोलो या फिर यही सेम प्लूम्यूल। एपिब्लास्ट मतलब डिजेनरेट हुआ तुम्हारा, क्या हो जाएगा ये? कोटिलेडन। क्लियर? उसके बाद फिर रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा। ऊपर को याद रखना है कोलियोप्टाइल और नीचे को याद रखना है कोलियोराइजा। ठीक है? रूट का जो कवरिंग होगा या फिर रेडिकल का जो कवरिंग होगा उसको बोल रहे हैं कोलियोराइजा। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो भाई जितना हो सकता है उतार लो, अगर डायग्राम बनाने का है तो डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। कोलियोप्टाइल में लिख लेना कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल या फिर शूट अपेक्स। क्लियर? और कोलियोराइजा में लिख लेना कवरिंग ऑफ रेडिकल। हो गया? हो गया इतना? क्लियर? ठीक है, तो इतने को दिमाग में अच्छे से बिठा करके रखना, ये सारे टर्म्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर सीधा का सीधा तुमको मोनोकोट और डाइकोट को ड्रॉ करने के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक? तो इसमें सारे पार्ट्स याद रखना है तुमको, सारे पार्ट्स को नाम के साथ साथ क्या काम कर रहा है वो भी तुम्हारे भेजे में रहना चाहिए। यार ये वही है, चलो ठीक है भाई। ठीक, तो इतने में से हम लोग के क्या क्या हो चुके हैं? एक तो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट देख लिए। क्लियर? उसके बाद अभी हम लोग फिर आगे एक एक करके पहले सीड देख लेंगे, सीड के बाद फ्रूट, फ्रूट के बाद कंप्लीट। ठीक, चलो भाई, तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो स्ट्रक्चर ऑफ सीड। पहले स्ट्रक्चर ऑफ सीड ही देख लो क्योंकि इसको हम लोग कर चुके हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बेसिकली सीड जो रहता है ये तीन पार्ट से बना हुआ रहता है। ठीक है? तीनों को हम लोगों ने पहले भी कवर कर चुका है, जो यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट लिखवाए थे कि कौन सा पार्ट किसमें कन्वर्ट होता है। तो लास्ट में जो तीन लिखाए थे, लास्ट में तीन क्या क्या था? एक था तुम्हारा जो सीड कोट, सीड कोट मतलब कि सीड का वॉल। क्लियर? वो सीड का पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में आ जाएगा तुम्हारा उस पे एंडोस्पर्म। ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि किसी किसी में एंडोस्पर्म होगा, किसी में एंडोस्पर्म नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मोनोकॉट और डाइकॉट के केस में देखे हुए थे जिसमें एंटायरली कंज्यूम्ड हो जाता है, उसमें तुमको एंडोस्पर्म देखने के लिए नहीं मिलने वाला। क्लियर? और उसके बाद तीसरा पार्ट इसमें से क्या आ जाएगा? एम्ब्रियो। जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बना हुआ था। क्लियर? तो टोटल तीन पार्ट से मिलकर के बना हुआ है तुम्हारा क्या? सीड। तो वही लिखना है भाई इसमें, और क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम्ब्रियो। क्लियर? और फिर और बोल बताओ भाई, अभी तो बोला, अभी तो बताया तीन, क्या क्या? एंडोस्पर्म। और तीसरा हो जाएगा इसमें से सीड कोट, सीड का कवरिंग। क्लियर? ठीक है? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे सीड। सीड के कंपोनेंट समझ लो, उसके पार्ट समझ लो या उसका स्ट्रक्चर समझ लो, और ये तीनों कैसे होते हैं तो हम लोग देख ही चुके हैं पहले में। क्लियर है इतना? ठीक है भाई, तो सीड का स्ट्रक्चर के बाद अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स। ठीक, तो टाइप्स ऑफ सीड में तो टोटल हम लोग को तीन टाइप के सीड्स देखने हैं इसमें से, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। क्लियर? उसको बोला जाएगा एंडोस्पर्मिक सीड। जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है उसको बोला जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और एक तीसरे टाइप का होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। क्लियर? पेरिस पेरिस अब पेरिस्पर्म जो है यहाँ पे पेरिस्पर्मिक बोला जा रहा है, बोलने का मतलब वहां पे एक पेरिस्पर्म टर्म आ रहा है। क्लियर? तो पेरिस्पर्म जो रहता है इसका मतलब होता है न्यूसेलस का रिमेनिंग, मतलब जो न्यूसेलस देखे हुए थे वो अगर कुछ अमाउंट पे बच जाता है आगे तक, और अगर वो सीड में कंटेंट रहता है तब के केस में उसको क्या बोला जाएगा? पेरिस्पर्मिक सीड। क्लियर है इतना? ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें से? एंडोस्पर्मिक सीड। इसी को बोलते हैं एल्बुमिनस।
क्लियर। सेकंड हो जाएगा इसमें से नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस। क्लियर। और थर्ड हो जाएगा पेरिस्पर्मिक सीड, इसमें से पेरिस्पर्म जो रहेगा, पेरिस्पर्म जो रहेगा ये क्या होता है, रिमेनिंग ऑफ न्यूसेलस या रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस। ठीक है। अब ये तो अब नाम से ही पता चल जाएगा, जिसमें एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्मिक, जिसमें नहीं होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाएगा, सिंपल। इसमें अगर एग्जांपल में अगर आओगे तो इसके एग्जांपल में जनरली इसमें आते हैं मोनोकॉट्स, जनरली मोनोकॉट्स आता है, लेकिन कुछ डाइकॉट प्लांट्स भी जो होते हैं वो तुम्हारे एंडोस्पर्मिक कभी कभी होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में यहाँ पे लिख लेंगे एक्सेप्शन, कैस्टर, ये कैसे है, डाइकॉट प्लांट। क्लियर, ये डाइकॉट है लेकिन फिर भी इसको किसमें रखा हुआ है, एंडोस्पर्मिक। बोलने का मतलब इसके सीड में एंडोस्पर्म बचता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सेम वैसे ही, इसमें एग्जांपल में जनरली इसमें क्या आ जाएंगे, जनरली डाइकॉट्स। क्लियर, इसमें भी एक एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन इसमें आ जाएगा ऑर्किड। और नेक्स्ट पेरिस्पर्मिक सीड अगर देखा जाएगा तो इसमें से वो जो ब्लैक पेपर होता है वो आ जाएगा, एग्जांपल इसमें ले लेना ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, ठीक। तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे टाइप्स ऑफ सीड्स। हो गया क्या, लिखो 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 जल्दी लिखो। ठीक, अब इसके छोटे छोटे पार्ट्स बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी उसको एक एक दो दो लाइन में कंप्लीट करते हुए चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट सीड डोरमेंसी। ठीक, सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी बोलने का मतलब क्या हो जाता है कि सीड जो रहते हैं इसको हम लोग बहुत टाइम, बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए इनएक्टिव स्टेट में रख सकते हैं। जैसे वो क्या बोलते हैं, वो जो चना सुबह भिगो करके खाया जाता है वो बहुत टाइम सूखा रहता है, बहुत टाइम तक उसको प्रिजर्व मतलब स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक, और जब भी उसको फिर पानी में उसको डाला जाएगा फिर वो जर्मिनेट भी हो जाएगा वहीं से। तो ये जो रहता है डोरमेंसी बोलने का मतलब इनएक्टिव स्टेट, जब वो सीड फॉर्म हुआ था तब के केस में वो लिविंग था, अब वो एक इनएक्टिव स्टेट में, नॉन लिविंग तो नहीं बोलेंगे उसको, वो इनएक्टिव स्टेट में। क्लियर, तो इनएक्टिव स्टेट में आने को क्या बोला जाता है, डोरमेंसी। तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड। इसी को बोल रहे हैं सीड डोरमेंसी। क्लियर, नेक्स्ट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन किसको बोलेंगे, जनरेशन ऑफ शूट्स, शूट एंड रूट्स फ्रॉम plumule and radical respectively। ठीक है, जनरेशन ऑफ शूट एंड रूट फ्रॉम प्लूम्यूल एंड रेडिकल। क्लियर, यहां से जो जनरेट होते हैं इसी को बोला जाता है सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम लोग फिर सीड बेसिस ऑफ, सीड बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। सीड बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर बोलने का मतलब एग्रीकल्चर में प्रायोरिटी दिया जाता है सीड को। ठीक है, वहां पे प्लांट को काट करके जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किए जाते हैं वैसे किया जाता है कि मोस्टली जो एग्रीकल्चर होते हैं उसमें सीड का ही यूज किया जाता है। तो एग्रीकल्चर का जो बेस होता है वो क्या होता है, सीड। क्लियर,
तो सीड को एग्रीकल्चर का बेस बनाने के लिए इसके दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले नंबर पे इस पे आ जाएगा क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखे हुए थे अभी, डोरमेंसी। क्लियर, पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डोरमेंसी जो है, इस वजह से इसको, क्योंकि सीड जो है इसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, तो ये इनएक्टिव स्टेट में इसको लॉन्ग टाइम तक के लिए रख सकते हैं, इसी वजह से डोरमेंसी हो जाएगा। सेकंड नंबर इस पे हो जाएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन बोलने का मतलब उसको जिंदा रखने के लिए पानी का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, वो इनएक्टिव स्टेट में चला गया, अब वो बिना पानी के भी बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए लिविंग होकर के रह सकता है, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा डोरमेंसी और एक हो जाएगा डिहाइड्रेशन। क्लियर, तो ये दो वजह से सीड को हम लोग एग्रीकल्चर का बेस मानते हैं। बन जाएगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट, सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी बोलने का मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने पोलन वायबिलिटी देखा हुआ था कि पोलन ग्रेन को जर्मिनेट, मतलब कि कितने टाइम तक के लिए हम लोग उसको रख सकते हैं जिससे कि वो जर्मिनेट हो सके, ठीक, मतलब उससे ज्यादा टाइम पीरियड तक के लिए अगर रखोगे तो उसका जर्मिनेशन टाइम पीरियड चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही सीड का भी वायबिलिटी होता है कि सीड जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक क्या होता है, जर्मिनेट होने का कैपेबिलिटी इसके पास भी होता है। उससे ज्यादा टाइम पीरियड तक रखोगे तो फिर इसका भी और कोई यूज नहीं है और जर्मिनेट होएगा ही नहीं। क्लियर है इतना, ठीक है। तो चलो सीड वायबिलिटी में दो तीन एग्जांपल्स तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, जैसे पहले ऑक्जेलिस का दिया हुआ है। ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस जो रहता है इसको फ्यू मंथ तक के लिए मान सकते हो, फ्यू मंथ, ठीक है। एक एक सीड मिला हुआ था आर्कटिक साइड में, आर्कटिक मतलब समझ में आता है, नॉर्थ साइड में, वहां पे एक सीड मिला हुआ था जिसको कि बोलते हैं ल्यूपाइन सीड। क्लियर, ल्यूपाइन सीड, वो ल्यूपिनस आर्किटस ऐसा कुछ है वो, ठीक है, आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस उसका साइंटिफिक नेम है, तो ध्यान समझो। एक और क्या आ जाएगा, ल्यूपाइन सीड, आर्कटिक साइड में मिला हुआ था इसीलिए इसका साइंटिफिक नेम भी क्या पड़ा हुआ था, ल्यूपिनस आर्कटिकस। क्लियर, ल्यूपिनस आर्कटिकस। थर्ड जो है ये हो जाएगा तुम्हारा डेट पाम का, एक डेट पाम का सीड मिला हुआ था, ये कहां पे मिला हुआ था बोलने से, ये जॉर्डन साइड में, जॉर्डन बोलने का मतलब तुम्हारा इजराइल पैलेस्टीन जॉर्डन, जॉर्डन साइड, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर में एक लेक आता है बहुत बड़ा जिसको कि डेड सी बोला जाता है, ठीक, डेड सी। तो डेड सी के आसपास में एक राजा हुआ करता था पुराने टाइम पे, किंग हेरोड नाम से। क्लियर, किंग हेरोड नाम से एक राजा हुआ करता था, उसी के पैलेस के एक्सकेवेशन के टाइम पे ये सीड वहां पे मिला हुआ था, क्या था, डेट पाम का। क्लियर है, डेट पाम का, इसका अगर साइंटिफिक नेम बोलोगे तो ये हो जाएगा फोनिक्स डक्टिलीफेरा। फोनिक्स डक्टिलीफेरा। क्लियर, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, कहां पे मिला हुआ था, नियर डेड सी, नियर डेड सी। क्लियर, नियर डेड सी कब मिला हुआ था बोलने से, किंग हेरोड के पैलेस के एक्सकेवेशन के टाइम पे, खाली किंग हेरोड लिख लो बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। क्लियर, अब समझो, ये जो ल्यूपिनस आर्कटिकस मिला हुआ है इसका वायबिलिटी टाइम पीरियड की अगर बात करोगे तो ये तुम्हारे 10,000 साल तक का इसका वायबिलिटी टाइम है। क्लियर, और अगर ये डेड पाम का अगर देखोगे तो इसका वायबिलिटी टाइम पीरियड जो है ये हो जाएगा तुम्हारा 2000 ईयर्स तक का। क्लियर, 2000 ईयर तक का। तो ये टोटल 3 सीड वायबिलिटी के एग्जांपल्स तुमको दिमाग में बिठा करके रखने हैं, यही बस बुक में दिया हुआ है। हो गया, जितना हो सके यहीं पे याद करने का कोशिश करो। हो गया क्या, हो गया पूरा, चलो भाई ठीक। तो नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग का पूरा सीड जो है ये कंप्लीट हो चुका है। सीड के बाद अब तुम्हारा लास्ट टॉपिक जो है ये है फ्रूट। फ्रूट के बाद फिर एक छोटा सा और टॉपिक, मतलब छोटे छोटे दो टॉपिक्स बचेंगे, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, वो एक एक पैरा में है, मुश्किल से दो दो तीन तीन लाइन में वो भी कंप्लीट होते हुए चलेंगे। क्लियर, चलो भाई ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, फ्रूट्स।
फ्रूट्स। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की बात कर लेते हैं। तो टोटल 3 टाइप्स के तुमको फ्रूट देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक को बोलेंगे हम लोग ट्रू फ्रूट्स, क्लियर। एक को बोलेंगे हम लोग फॉल्स फ्रूट्स, ठीक। एक को बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स, एक को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। तीसरा टाइप किसको पता है? पार्थिनोकार्पिक, ठीक है। क्या फ्रूट हो जाएगा? पार्थिनोकार्पिक। क्लियर। तो 3 टाइप्स के तुमको फ्रूट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं यहाँ पे। अब ध्यान से समझो, ट्रू फ्रूट्स हम लोग उसको बोलते हैं, बोल दो फ्रूट्स कहां से डेवलप करता है, फ्रूट कहां कौन से पार्ट से बनता है? बोल बोल जल्दी बोल, चल तो पीछे बोल, फ्रूट कौन से पार्ट से डेवलप करता है? ये 3-4 दिन खाएगी भाई। अब बोल जल्दी। ऐसे खतरनाक नाम तो है ही नहीं उसका जो याद ना आए। चल बोल, सिंपल ट्रू फ्रूट्स, क्लियर। तो फ्रूट जो रहता है ये एक्चुअली में डेवलप होता है ओवरी से। तो जिसमें फ्रूट ओवरी से निकल कर, जो फ्रूट ओवरी से बना हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, फ्रॉम ओवरी, क्लियर। फॉल्स फ्रूट हम लोग उसको बोलते हैं जो ओवरी को छोड़ करके दूसरे पार्ट से बना हुआ रहता है। तो ये हो जाएगा फ्रॉम, सॉरी, पार्ट्स अदर देन ओवरी। क्लियर। इसके एग्जांपल में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एप्पल हो जाएगा, पियर्स हो जाए, एप्पल हो जाएगा, पियर हो जाएगा, वो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, काजू हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे इसी में, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। नेक्स्ट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हम लोग उसको बोलते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने बने होते हैं, ठीक है। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए जो फ्रूट फॉर्म होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम लोग बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, इसमें लिख लो, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। इसमें एग्जांपल में लिख लेना, फिर एग्जांपल में आ जाएगा बनाना। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है तब के केस में इसमें सीड निकलेगा क्या? सिंपल, ठीक है, नहीं आने वाला। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 3 टाइप्स के फ्रूट्स, क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। अगले वाली चीज को हम लोग देखेंगे। इसमें 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, 2 टॉपिक्स और। एक हो जाएगा तुम्हारा एपोमिक्सिस, एक हो जाएगा तुम्हारा पॉली एम्ब्रियोनी, क्लियर। एक हो जाएगा एपोमिक्सिस और एक पॉली एम्ब्रियोनी। तो पहले तो हेडिंग लगाओ एपोमिक्सिस का। देखो, एपो का मतलब होता है दूर हटना, ठीक है। मतलब उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से, ठीक। तो एपो और मिक्सिस का मतलब हो जाएगा फ्यूजन, मिक्स होने का। बोलने का मतलब जहां पे बिना फ्यूजन का सीड फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग बोलेंगे एपोमिक्सिस, क्लियर। जहां पे बिना किसका, फ्यूजन के या बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्मेशन को क्या बोला जा रहा है? एपोमिक्सिस। लिखो, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एपोमिक्सिस, क्लियर। ये कुछ कुछ इसके एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में इसमें क्या आ जाएगा, जो मैरीगोल्ड होता है, ठीक है, जो मैरीगोल्ड होता है एक ग्रास हो जाएगा,
ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इनके जो सीड्स आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, एपोमिक्टिक सीड्स। क्लियर है, क्लियर है। और जिस प्रोसेस में होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस, बन जाएगा ये। चलो भाई, तो मैरीगोल्ड और ग्रास हो गया। इसका किसी को फैमिली याद है क्या? इसके अब टाइप्स देखेंगे। ये एस्टेरेसी फैमिली का होता है और वो, छोड़ो भाई बहुत ज्यादा है। टाइप, तो इसके टाइप्स देखना है। टाइप्स में इसमें से दो टाइप्स इसके तुम लोग को कवर करने हैं। पहले में आ जाएगा तुम्हारा इसमें एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, क्लियर। और सेकंड इस पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक एगमोस्पर्मी होता है। ठीक, कुछ एक एगमोस्पर्मी होता है। ये वर्ड मेरे दिमाग से उतर रहा है, इसको लिखेंगे। ये दो चीज, ये दो अभी इतना ही दिमाग में बिठा करके रखो। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी जो है, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी जो है, इसमें होता क्या, कुछ दिमाग में है क्या कि जो पूरा का पूरा सीड फॉर्मेशन होता है, क्लियर, फर्टिलाइजेशन आते तक का, तो फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से उसको पूरा का पूरा सीड बनाने तक का अगर दिमाग में हो, तो याद रखना न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट्स जो थे, न्यूसेलस का फॉर्म हुआ था, न्यूसेलस का फॉर्म हुआ था। न्यूसेलस जो रहते हैं वो अगर डायरेक्टली तुम्हारे एम्ब्रियो बना ले, ठीक है, न्यूसेलस का प्लॉइडी, न्यूसेलस का प्लॉइडी, हाँ, एन 3n न्यूसेलस का, हे भगवान। चलो भाई, अब न्यूसेलस का तो पहले प्लॉइडी बताओ तब आगे बढ़े, क्योंकि टाइम भी अच्छा खासा बाकी है और टॉपिक भी दो ही है, तो मेरे को 10 मिनट वेट करने में कोई दिक्कत नहीं। बोल, 2n कैसे? अरे बताए थे तो पैदल, उसमें कुछ कुछ और भी तो बताए रहेंगे कि रीजन क्यों है 2n, 2n रीजन क्यों है। पैदलो, अभी तक उसमें मियोसिस हुआ है, हो गया है मियोसिस, न्यूसेलस में मियोसिस होता है। पैदल बुद्धि, पहले उसमें से न्यूसेलस से एमएमसी फॉर्म होगा, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो रहेगा वही फिर क्या करेगा, वही क्या करेगा, अरे वही मियोसिस करता है। पैदलो, मेगास्पोर मदर सेल जो रहता है वो मियोसिस करता है, मियोसिस में फिर वो टूटते जाता है, तो चार फिर मेगास्पोर टेट्राड बनाते हैं, तीन रिजनरेट करेंगे और एक उसमें से फंक्शनल होता है। तो मियोसिस नहीं हुआ है बोलने का मतलब न्यूसेलस जो है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2n। प्लॉइडी उसका क्या हो जाएगा, 2n। और एम्ब्रियो जो बनता है उसका प्लॉइडी 2n। चलो, तो यहां से एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी जो रहता है इसमें क्या होगा बोलने से, इसमें जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस लो या फिर इंटेग्यूमेंट्स लो, दोनों में से कोई भी, क्लियर, सीधा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। बोलने का मतलब मियोसिस का प्रोसेस ही नहीं चलेगा बीच में, ठीक है, मियोसिस का प्रोसेस ही नहीं चलेगा। तो मियोसिस ही अगर नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे कैसे, क्लियर। मियोसिस होता है तो सेल दो पार्ट्स में टूटता है, आधे आधे क्रोमोसोम्स इसमें, आधे क्रोमोसोम्स इसमें, फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा, मतलब कि गैमीट आएगा और उसमें आधे क्रोमोसोम रहेंगे, दोनों मिल करके फिर एक एम्ब्रियो बनाते हैं और एम्ब्रियो का प्लॉइडी 2n। तो यहाँ पे होगा क्या, लिखो सीधा, न्यूसेलस या फिर इंटेग्यूमेंट, ठीक, इनका प्लॉइडी होता है 2n। यहां से ये सीधा बन जाएगा एम्ब्रियो, इसको भी हम लोग बोल रहे हैं 2n, ठीक, क्लियर। अच्छा, ये रिकरेंट होता है, रिकरेंट एगमोस्पर्म, ठीक है। अब समझो, न्यूसेलस से आगे अगर ये और बढ़ने वाला होगा तो फिर क्या बनाएगा, ये एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा। एमएमसी से अगर ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंट एगमोस्पर्म, ठीक है, लिखो। हो गया, हो गया।
तो इतना समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। ध्यान से इसको एक अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना। न्यूसेलस से ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से एमएमसी से ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूसेलस हो या फिर इंटेग्यूमेंट हो, क्लियर, न्यूसेलस हो या फिर इंटेग्यूमेंट हो। तो अब हम लोग को देखना है लास्ट टॉपिक तुम्हारा जो बचा हुआ है, पॉली एम्ब्रियोनी। लगाओ हेडिंग पॉली एम्ब्रियोनी। समझो, पॉली का मतलब होता है ज्यादा और एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो से ही आया हुआ वो वर्ड है। तो एक ऐसा सीड जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी का केस, क्लियर है। तो एम्ब्रियो जो रहते हैं ये टोटल हम लोगों को 3 टाइप से हम लोग को दिमाग में बिठाना है, क्लियर है। तो एम्ब्रियो जो रहेंगे ये 3 टाइप से कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला तो हो जाएगा जाइगोटिक एम्ब्रियो, जो कि फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना हुआ रहता है, जिसके के बारे में हम लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, क्लियर। उसके बाद 2 टाइप्स अभी अभी हम लोग को देखे, एक न्यूसेलस से सीधा पहुंच रहा था एम्ब्रियो में, क्लियर, और दूसरा इंटेग्यूमेंट। एमएमसी याद मत करना, इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस, ठीक है। तो न्यूसेलस से जो एम्ब्रियो बनने वाला रहेगा उसको न्यूसेलर एम्ब्रियो बोलेंगे, और इंटेग्यूमेंट से जो अगर बन रहा होगा तो उसको इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो बोलेंगे। क्लियर हो गया ये? क्लियर। तो 3 टाइप के एम्ब्रियोज हो जाएंगे यहाँ पे, जिसमें से एक कैसे बना हुआ है? न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से बना हुआ है, और एक फ्यूजन के प्रोसेस से बना हुआ है। बोलने का मतलब फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन से नहीं बना हुआ है वो एक टाइप का जो रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो फ्यूजन हुआ ही नहीं है, उसमें फ्यूजन हुआ ही नहीं है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या? फ्यूजन, गैमेट्स का फ्यूजन होता नहीं है, क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। भले उसमें लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख लो, वो एपोमिक्सिस में, इसमें लिख लो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? इसमें वही चीज लिख लो अभी जो बोले, इसमें लिख लेना स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लो। क्लियर। तो पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब हो जाएगा एक एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना। तो टोटल एम्ब्रियो हम लोगों ने कितने टाइप का देख लिया? 3, ठीक। अब अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो याद करो थोड़ा सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिजम्स बन करके आते हैं वो क्लोन होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं। तो ये जो 3 टाइप का भी हम लोगों ने एम्ब्रियो देखा हुआ है, कौन कौन सा? एक हो जाएगा जायगोटिक, एक हो जाएगा न्यूसेलर, और एक हो जाएगा इंटेग्यूमेंट्री, क्लियर। इन तीनों में से कौन से ऐसे एम्ब्रियोज हैं जो क्लोन होने वाले हो, मतलब एक दूसरे कॉपी जैसे दिखने वाले हो? इंटेग्यूमेंट्री और न्यूसेलर का, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशंस आ जाते हैं, तो उसमें क्लोन देखने के लिए वो तुमको नहीं मिलने वाला। तो पॉलीएम्ब्रियोनी में लिख लो भाई, 3 टाइप से हो जाएगा। इसमें लिख लो मोर देन 1 एम्ब्रियो इन अ सीड, ठीक। टाइप्स कौन कौन से? इसके 3 टाइप्स हो जाएंगे। इसमें से पहले नंबर पे आ जाएगा जाइगोटिक, सेकंड नंबर पे इस पे आ जाएगा इंटेग्यूमेंट्री, और थर्ड नंबर पे इस पे आ जाएगा न्यूसेलर, जिसमें से ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोन, एज प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इतना समझ में आ गया पूरा? क्लियर है? चलो भाई, तो इतने में से हो गया तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। सारे के सारे टर्म्स हो गए, सारे के सारे टॉपिक्स हो गए। एक बार अगर एनसीईआरटी का बुक रीडिंग मारोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि एक भी लाइन तुम्हारा छूटा नहीं।
क्लियर। एनसीईआरटी के बुक में सारा कुछ आगे पीछे करके दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोगों ने उसको सीक्वेंस में अरेंज करके पढ़ा हुआ है। जैसे सीड से रिलेटेड चीजें तुमको बीच बीच में मिलेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी तुम्हारा बस एक होमवर्क बचेगा यहाँ से, एनसीईआरटी के जितने डायग्राम्स हैं, जितने भी इमेजेस हैं, जो छूट गया रहेगा उसको विथ लेबलिंग घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। हालांकि मोस्टली को तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, कुछ एक आध दो छूटे रहेंगे, जैसे कि वो तुम्हारे सीड्स के बारे में छूटा हुआ रहेगा, एप्पल का सीड और क्या बोलते हैं अनियन का सीड, इन सब के सीड्स के बारे में तुम्हारा एक इमेज दिया हुआ है, वो एक मैंने कवर नहीं करवाया, बाकी सब कुछ कवर हो गया है। चलो भाई ठीक है आज के लिए।